हेलो दोस्तों, मैं नीलेश चौबे सेवार्थ क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आपने इनमें 25 प्लस का स्कोर किया तो आप एक अच्छी स्थिति में हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ? किसने कहा था? पहला ऑप्शन है फ्रीमैन, दूसरा है न्यूमैन, तीसरा है वॉटसन, चौथा है होल्जिंगर। तो किसने कहा था? वॉटसन जी ने कहा था। वॉटसन जी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। यह व्यवहारवादी थे। इन्होंने 1920 में अपना प्रयोग किया था। इन्होंने पर्यावरणीय कारकों को व्यक्तित्व विकास में सहायक बताया है। इन्होंने अपने पुत्र अल्बर्ट, जो 11 महीने का था, उसको एक खरगोश दिया और जब भी वह उस खरगोश को छूता तो एक डरावनी आवाज़ निकाल देते। इस तरीके से अल्बर्ट हर एक उस चीज़ से डरने लगा जो सफ़ेद और मुलायम थी। अब विद्यार्थियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्यार्थियों में आदतों का निर्माण इसी सिद्धांत के द्वारा होता है, जैसे रुचियों में, अभिरुचियों में, अभिवृत्तियों में। दूसरा, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों से कभी भी ऐसे शब्द ना कहें जिससे उनके मन में घृणा, कुंठा उत्पन्न हो। इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापकों के प्रति छात्रों में सम्मान की दृष्टि विकसित होती है। इसी सिद्धांत के अनुसार शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस सिद्धांत के अनुसार श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो किसके? वॉटसन जी के सिद्धांत के अनुसार ही किया जाता है। जैसे डमरू पर बंदर का नाचना, भालू का नाचना इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो मानसिक पिछड़े बालकों के लिए यह सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्राचीन या ग्रीक युग में किसका अध्ययन मनोविज्ञान का विषय था? तो किसका था? बताएं जल्दी से। चेतना का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन। सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएं दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा आत्मा का अध्ययन। अब हमें आप बताएं, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान। 16वीं सदी में इसे क्या कहा जाता था? आत्मा का विज्ञान। 17वीं सदी में से क्या कहा जाता था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। 18वीं सदी में से क्या कहा जाता था? चेतना का विज्ञान। और 18वीं सदी को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मनोविज्ञान का बंजर काल भी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। रुचि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे है? योग्यता से, अवधान से, उपयुक्त दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किससे है? उपयुक्त दोनों से। चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है। यह पहला ऑप्शन है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। दूसरा है, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। ये तो गलत हो गया दूसरा। तीसरा है, यह समय बिताने में सहायक होगा। ये भी गलत है। चौथा है, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। कैसी है? सत्यतावादी, अधिनायकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता की। तो क्या है सही आंसर? एनसीएफ के अनुसार सुविधादाता की भूमिका शिक्षक की है। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको देखें। यह एनसीएफ के मुख्य बिंदु हैं। ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ना है। दूसरा, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधियों से परे हो। तीसरा, पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित न रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें। चौथा, परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्ष के जीवन के साथ समेकित करना। पांचवा है, देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर
सरोकारों का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 रटने को निरुत्साहित करती है। छठवां प्रश्न देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। क्या अर्थ हो जाएगा? कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। दूसरा, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना। देखो आदेश देना आ गया तो ये क्या हो जाएगा? गलत यहीं हो गया, मतलब ये ऑप्शन कट गया। तीसरा वाला देखें, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। देखो बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, यह आंसर इसका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह इसमें बच्चों के लिए प्रमुखता दी गई है। चौथा भी देख लेते हैं, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। तो निर्धारित सूचना का अनुसरण मतलब कि नकल करना, नकल मतलब कि नेगेटिव वाक्य हो गया। तो सही कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला सही है। सातवां प्रश्न देखते हैं, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। पहला ऑप्शन, बच्चों को कमजोर उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। गलत है जी नहीं होगा। दूसरा है, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। ये भी गलत हो गया, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता बोल दिया। फिर तीसरा है, उनके चिंतकों समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उनके चिंतकों समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। क्या? उनकी त्रुटियों को या उनकी त्रुटियों के माध्यम से बालकों को हमें समझना चाहिए। आठवां प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? बताएं जल्दी से, किस अवस्था में है? तो वो हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर और भी दिखाया जा रहा है, आप इसे देखें और इसे याद कीजिए। पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 अवस्थाएं दी थी और उनको अलग अलग बांटा है। पियाजे जी को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। 9वां प्रश्न देखें। 9वां प्रश्न है, समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या हो जाएगी? पहला ऑप्शन है, यह निश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। ये तो गलत हो गया, निर्देश देना मतलब कि गलत हो गया। फिर बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। ये भी गलत हो गया। क्यों? उनके व्यवसाय को हमें नहीं जानना है, नेगेटिव वाक्य है ये। फिर तीसरा देखें, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। जी ऑप्शन सही लग रहा है। अब एक और देखें, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो क्या हो जाएगा? 9वें का तीसरा सही हो जाएगा। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। 10वां प्रश्न देखते हैं, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। पहला ऑप्शन है, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सीखने की। तीसरा है, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की। चौथा है, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो क्या हो जाएगा? बताएं। पहला वाला सही हो जाएगा। शिक्षक की क्या भूमिका है? अभी वर्तमान में सुलभकर्ता की भूमिका है। बच्चों के लिए हम हर एक माहौल उपलब्ध कराएं जिससे वह सीख सकें। 11वां प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ है। पहला ऑप्शन, सभी विषयों का मूल्यांकन। दूसरा, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सह मतलब कि सभी विषय नहीं है इसमें, तो ये तो गलत हो गया। फिर तीसरा, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ये वाला सही लग रहा है, शैक्षिक भी और सह शैक्षिक भी। फिर चौथा वाला है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, जैसे कि और भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता
होती है। क्या विशेषता होती है बताएं दोस्तों। अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी अधिक महत्वाकांक्षा होती है, शब्दकोश भी रहता है, वह अपनी बात को अच्छे से बोल लेते हैं, और बुद्धि लब्धि 110 से अधिक तो होती ही है। 13वां प्रश्न देखते हैं। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन, उसे डांटेंगे, बिल्कुल गलत हो गया। हम नई शिक्षा नीति में किसी को डांट नहीं सकते और ना किसी को मार सकते हैं। अगर आप डांट रहे हैं, मार रहे हैं तो आप शिक्षक हैं ही नहीं। दूसरा, प्रधानाचार्य को बताएंगे, ये भी नहीं होगा। उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। चौथा है, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या सही हो जाएगा, 13 का डी सही हो जाएगा। बच्चे से हम बात भी करेंगे और कारण जानने का प्रयास करेंगे। 14वां प्रश्न है, संवेग की उत्पत्ति खाली स्थान से होती है, तो किससे होती है। पहला है आदतों से, दूसरा है मूल प्रवृत्तियों से, तीसरा है शारीरिक विकास से, चौथा है संप्रत्ययों के निर्माण से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मूल प्रवृत्तियों से हो जाएगा। और इसके बारे में जानते हैं। संवेग के तुरंत बाद ही होने वाली क्रिया मूल प्रवृत्ति है। मैकडूगल मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता हैं। मैकडूगल और गिलफर्ड ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग भय को बताया है और इन्होंने 14 संवेग बताए हैं। संवेग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। अब सकारात्मक संवेग में कौन आ जाएगा, प्रेम, हर्ष, आनंद, स्नेह, उल्लास, यह है सकारात्मक प्रवृत्ति। और नकारात्मक, तो नकारात्मक हो या कष्टदायक या दुखदायी हो जाएंगे। भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या, यह दुखदायी हो जाएंगे। 15वां प्रश्न देखते हैं। गेस्ट के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही खाली स्थान है, तो क्या है, अभिप्रेरणा, समायोजन, सीखना, चिंतन। तो क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताएं, सीखना। 16वां प्रश्न देखते हैं। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, दूसरा अहंकारी प्रवृत्ति, तीसरा नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, चौथा हिप्नोटिक्स। 16वां प्रश्न है दोस्तों, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, दूसरा अहंकारी प्रवृत्ति, तीसरा नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, चौथा हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो सही क्या हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। अब ये कब प्रवृत्ति आती है, तो ये किशोर अवस्था में ज़्यादा करके आती है। तब बालक क्या करते हैं, अपने आप को सभी से सुंदर समझते हैं, अपने आप पे गर्व करने लगते हैं, उनको लगता है मैं सबसे हटके हूँ। कभी वो बालों की अलग डिजाइन बनाएंगे, कभी वो कुछ अलग करेंगे, तो कभी वो कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे। 17वां प्रश्न है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, खाली स्थान का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। पहला ऑप्शन है क्षेत्र, दूसरा है मौसम, तीसरा है वातावरण, चौथा है जलवायु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वातावरण, तीसरा वाला सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखते हैं। पूर्व आवृत्तित वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है प्रमाणिक विचलन का मान, दूसरा है केंद्रवर्तीय प्रमाप का मान, तीसरा है सहसंबंधीय प्रतिनिधि का मान, चौथा है समोहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। तो सही क्या हो जाएगा बताएं, बी वाला सही हो जाएगा, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। दूसरा वाला सही हो जाएगा।
19वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो हमें क्या देखना है, अभी क्या कहा गया हमसे, सही नहीं है, तो इसके अनुसार हमें प्रश्न को देखना है। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, हाँ करते हैं। वे हमेशा सफल होते हैं, कोई गारंटी नहीं है। वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, हाँ करते हैं। वे कठिन कार्यों में उच्च स्तरीय की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, हाँ करते हैं। उन्होंने क्या कहा था, क्या सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, दूसरा वाला सही नहीं है, हमेशा कोई भी सफल नहीं हो सकता। तो ये वाला गलत हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमें गलत उसमें से देखना था। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ भी वही बात बोल रहे हैं, वो सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, सही है ये तो। दूसरा है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की आंतरिक क्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। तीसरा है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। तो क्या वंशानुक्रम में शोधन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। चौथा और देख लें, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमसे नेगेटिव पूछा था और वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, तो ये गलत है। 21वां प्रश्न देखते हैं, सहचर्य के नियम हैं समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी क्या है, सहचर्य के नियम हैं। 22वां, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी पद्धति में है। तो किस में है, आगमनात्मक, निगमनात्मक, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। 23वां प्रश्न है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो क्या हो जाएगी, पहला ऑप्शन है पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सामूहिकता की भावना। और भी बाल्यावस्था की विशेषताएं दी जा रही हैं, तो आप इन्हें याद कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। 24वां प्रश्न है, किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। किस प्रकार होती है, पहला ऑप्शन है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, दूसरा है व्यवसाय की समस्या, तीसरा है नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, उपयुक्त सभी होने लगती है। और भी विशेषताएं आपके सामने मैं ये प्रदर्शित कर रहा हूँ। 25वां प्रश्न है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। किस श्रेणी में रखेंगे, मूर्ख, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली सही आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, तो यह कथन क्रो एंड क्रो जी के द्वारा दिया गया है। 27वां प्रश्न देखते हैं, प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बताएं कौन है, प्रयास व भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो हम सभी जानते हैं कौन है, थॉर्नडाइक इसका सही आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो संबंधवाद से प्रेरित था। इनके सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं और इसे एसआर बॉन्ड कहा जाता है। इनकी पुस्तक इंटेलिजेंस एनिमल्स पीएचडी शोध के साथ इन्होंने अपना प्रयोग सामने रखा था। सीखने के लिए प्रेरणा का होना इन्होंने जरूरी बताया है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। 28वां प्रश्न देखते हैं, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए।
तो क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित, सीखने की इच्छा, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए। तो हम किसी को भी दंडित नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है रूसो, चौथा ऑप्शन है रास। तो किसने दिया था? यह रूसो ने कहा था। रूसो के अनुसार यह कथन सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखते हैं, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो हम सभी जानते हैं आज शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का। इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जहां भी बालक देखे उसी का आजकल शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। भारत माता की जय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।